हेलो एवरीवन, फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर जो है एनसीईआरटी 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग को ये जो डाटा दिया हुआ है जिसमें ए डी एन और ए एन इसमें से सब कुछ से किन्हीं भी तीन का वैल्यू इस पांचों कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये बताना है, क्या बताना है, मिसिंग टर्म। यानी कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए एन निकालेंगे, यहाँ डी निकालेंगे, यहाँ ए निकालेंगे और इस तरह करते करते हमको पांचों क्वेश्चन का सारा वैल्यू पता करना है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि वीडियो में हमने ये सीखा था कि ए एन का फॉर्मूला कब, कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है यानी कि 5.2 में वो समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास एपी का है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 में ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, 7 प्लस एन का वैल्यू मेरे पास कितना है, 8 माइनस 1 ब्रैकेट और डी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। है ना आसान, बहुत आसान है और मेरे से पढ़ने से तो आसान लगेगा ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और फटाफट दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, और वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है -18 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू अननोन है और ए एन का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9 डी, इस पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया था वो था 28। ठीक, तो इसको हम लोग जब माइनस को उधर भेजेंगे यानी कि शिफ्ट करेंगे इक्वल को उधर, तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 9d हो जाएगा और यहाँ पे 18/9 इक्वल टू डी। तो जो मेरे डी का वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे जबकि इक्वल के दोनों तरफ जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे ये इम्प्लाइज दैट साइन का यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या किए, सेकंड नंबर में यानी कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग खोज लिए हैं। अब आते हैं थर्ड पे, इरेज कर दे रहे हैं इसको, चलिए मिटा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें ए का वैल्यू मिसिंग है, तो ए को छोड़ देते हैं। एन का डी का वैल्यू -3 है, तो इसका वैल्यू -3 रख देते हैं। फिर एन का वैल्यू 18 है, तो 18 -1 कर दिए और ए एन का वैल्यू -5 है थर्ड नंबर में, तो यहाँ पे -5 कर दिए। ठीक है, ध्यान रखना है इम्प्लाइज दैट साइन। तो -5 बराबर a प्लस 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू a माइनस 51, 17 या 51। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो -5 ये इधर आ जाएगा तो +51 बराबर a। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 46 बराबर a, और ये हो गया मेरा a का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो a का वैल्यू निकाल रहे हैं वो आया है 46। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 46। ठीक है, समझ में आ गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से इसको इरेज करते हैं। अगला है हमारे पास जो डाटा है
ए का वैल्यू जो हम लोग को गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में वो है -18.9, तो -18.9, ठीक है। डी का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 2.5, ठीक। एन का वैल्यू नहीं पता, छोड़ देते हैं उसको, एज इट इज रख देते हैं। और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 4 नंबर में, क्या है वो मेरा, वो है 3.6। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 3.6, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 डेसिमल का डेसिमल, 3 और 8 11 और कैरी 1 था 12 के 2 हाथ में 1 और 1 2, यानी कि 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन को जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कर देंगे ना तो उतना हम लोग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करना है कैलकुलेशन को सिंपल वे में रखने का, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इससे टाइम भी बचेगा मेरा और क्वेश्चन सॉल्व भी इजीली हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंटू कर सकते थे पर नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि ये इंटू उधर जाकर डिवाइड हो ही जाएगा और कैंसिल हो ही जाएगा, इसी कारण हम लोग उसको इंटू नहीं कर रहे थे। तो इसको जब करेंगे तो 25 का टेबल में 9 बार में मेरा जो है कि कंप्लीट आ जाएगा, n माइनस 1 ये इधर शिफ्ट हो गया, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू n। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा जो आंसर है वो होगा 10, ठीक है, 10। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस में हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका कुछ डाटा हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या दिया देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए का वैल्यू 3.5 लिख दिए, प्लस फिर दिया हुआ है एन का वैल्यू 10.5, ये भी बढ़िया है, 10.5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो 3.5 प्लस 9.5 इंटू 0, ठीक है। शायद वैल्यू हम गलत लिखे हैं, शायद ये 105 ही होगा, डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3.5 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 3.5 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर है वो 3.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा प्रतिष्ठा। रेड से लिख रहे हैं तो रेड से ही लिखेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज एपी का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि पांचों का पांचों सॉल्व कर दी। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा 3 होगा 4 होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा मैथ्स कमजोर है सर, हमको मैथ्स समझ में नहीं आता है, उस सब के पीछे का एकमात्र रीजन है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि हमको नहीं समझ में आता है इसीलिए सबसे कम टाइम देते हैं, इसीलिए और कम समझ में आता है। तो मैथ को अगर ज्यादा से ज्यादा समझना है तो आपको उसके साथ खेलना होगा, आपको उसको टाइम देना होगा, तब वो धीरे 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 आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। इस क्वेश्चन में आपको एपी दिया हुआ है जिसका 30 टर्म निकालना है, मतलब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते चले, यानी कि -3 किए तो फिर 7 आया, फिर इसमें -3 किए तो 4 आया, और इसमें -3 फिर उसमें -3 करते करते जब हम 30 बार तक लिख लेंगे तो 30वां नंबर जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। और इसमें भी सेम क्वेश्चन बोला गया है कि ये आप देख सकते हैं +2.5 हो रहा है, यानी कि इसमें अगर हम लोग +2.5 जोड़ेंगे तो फिर ये आएगा, फिर इसमें 2.5 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और इस तरह से करते करते जाएंगे तो 11th बार लिखने के बाद कौन सा नंबर आएगा ये निकालना है। तो आइए निकालते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ए का वैल्यू ऑलरेडी पहले से गिवन है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये निकालना है हम लोग को A2। तो पहला वाला जो टर्म होता है उसको A1 बोलते हैं, दूसरे वाला जो टर्म होता है उसको A2 बोलते हैं। तो A2 का वैल्यू हो गया 7 और A1 का वैल्यू हो गया 10। इसको जब माइनस करेंगे तो
3। उसके बाद जो ये टर्म है 30th टर्म, ये है हमारा n का वैल्यू, तो n बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला लिखना है कौन सा, AP का an वाला। तो an का जो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 10 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 30 माइनस फिर ये 1 का 1 और d का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस कितने का है -3। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 29 30 माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 10 माइनस 87 इक्वल टू -77। ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर। तो मेरा जो आंसर यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर सही होगा। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। तो इसमें भी हमारा जो a का वैल्यू है वो हो जाएगा -3, जो d होगा हमारा वो होता है a2 माइनस a1 यानी कि -1/2 -3। ध्यान रखना है कि एक माइनस मेरा फॉर्मूला वाला है और दूसरा माइनस जो है कि क्वेश्चंस में नंबर के साथ है। ठीक है, तो दोनों माइनस को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस साफ हो गया और ये माइनस माइनस +3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग 1 एजप्शन करके चल सकते हैं, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ हम बताने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 5/2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा n का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है कितना 11th टर्म, यानी कि n का वैल्यू हो गया 11th। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से AP का फॉर्मूला यूज करेंगे an वाला, nth टर्म वाला। तो a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना हो गया -3 प्लस n का वैल्यू कितना हो गया 11-1 और d का वैल्यू कितना हो गया 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो -3 प्लस 25 इक्वल टू 22, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा इसमें वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और 5 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा डब्बा बना हुआ है, यानी कि मिसिंग टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। हर एक क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो 2 डाटा हम लोग के पास अवेलेबल है, यानी कि इसमें A1 और A3 का है, इसमें A2 और A4 का है, इसमें A1 और A4 का है, इसमें भी A1 और A6 है और इसमें भी उस तरह से है। तो इसी 2 डाटा यानी कि जो गिवन 2 डाटा है, उसी 2 डाटा के हेल्प से हम लोग जो मिसिंग टर्म है उसका वैल्यू का पता करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 में हमारे पास जो A1 का वैल्यू है वो दिया हुआ है 2, A2 का जो वैल्यू है वो मेरे पास है डब्बा और A3 का जो वैल्यू है वो है मेरे पास 26। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 2 गिवन डाटा होगा उसी गिवन डाटा के हेल्प से बाकी का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या क्या है। तो सबसे पहले A1 इक्वल टू A इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अगेन हम लोग के पास जो वैल्यू है A3 इक्वल टू 26, जिसको हम लोग A प्लस 2D इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। ये कैसे होता है इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आपको समझना है। तो जैसे ये A3 है तो एक A निकाल दिए, बचा 2 को D के साथ लिख दिए। अगर यहाँ A 10 होता तो एक A तो फिक्स है निकलेगा, बचेगा 9 को D के साथ लिख देते, यानी कि A प्लस 9D। अगर यहाँ A 50 होता, सपोज A 50 होता तो एक तो A निकल गया, बचा कितना 49, तो यहाँ पे लिख देते 49D। इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, यानी कि इक्वेशन जो 1 का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 2 के वैल्यू में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो है A प्लस 2D इक्वल टू 26। अब A का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2D इक्वल टू 26
तो यहाँ हो जाएगा 2D इक्वल टू 26, तो D इक्वल टू आ गया मेरा 26/2, काटेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया छोटा सा, यहाँ पे 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इक्वल टू 24 एंड D इक्वल टू 24/2 कैंसल आउट हुआ, तो बचा मेरे पास 12। तो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है, A2 निकालने के लिए, है ना। तो A2 बराबर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में डब्बा है, तो A2 का जो डब्बा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। तो A का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था और D का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो टोटल हम लोग इसको देखेंगे तो हो जाएगा मेरा 14, और ये है मेरा A2 का आंसर जो कि होता है 14। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो दो गिवन डाटा है उसी के हेल्प से हम लोग बाकी का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्यों है वो भी बताएंगे, पहले हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 में क्या है, A का वैल्यू 5 है, A2 का वैल्यू डब्बा है, A3 का वैल्यू भी एक छोटा सा डब्बा है, A4 का वैल्यू भी नहीं, A4 का वैल्यू हमारे पास 9.5 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें भी जो हमारे पास गिवन डाटा है उसी का हेल्प करके, उसी को हेल्प मतलब यूज करके हम लोग मिसिंग टर्म को निकालेंगे। तो सबसे पहले A1 इक्वल टू A इक्वल टू 5, अगेन A4 इक्वल टू 9.5, तो इसको A प्लस 3D इक्वल टू 9 2 18 प्लस 1 19/2, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग सेम स्टेटमेंट कॉपी करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किए हुए थे, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि A प्लस 3D इक्वल टू 19/2, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 19/10 3D, तो 3D इक्वल टू 9/2, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो D का वैल्यू आएगा D इक्वल टू 3/2, ये मेरे पास D का वैल्यू आ गया। अब बोलेंगे सर ये आप कैसे काट दिए आप न्यूमरेटर को, तो जब भी कोई एक सिंगल फ्रैक्शन LHS और RHS दोनों तरफ एक एक सिंगल फ्रैक्शन होता है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और वैसे भी ये इनटू के फॉर्म में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। तो अब हमारे पास D भी वैल्यू आ गया, A भी वैल्यू आ गया। अब हमको पता करना है A2 और A3 का, तो A2 का फॉर्मूला फिर से वही चीज हो जाएगा, कौन सा चीज हो जाएगा, A प्लस B। A का वैल्यू मेरे पास कितना है 5, D का वैल्यू मेरे पास कितना है 3/2, तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 2 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 आ जाएगा मेरा A2 का वैल्यू। ठीक है, और A3 का वैल्यू जो है मेरे पास, A3 का A प्लस 2D, तो A का वैल्यू हो गया फिर से 5 प्लस 3 2 इंटू 3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा A3 का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन हम लोग 1 के बाद 2 छोड़ के स्किप करके 3 में क्यों गए, क्योंकि इसमें भी पहले A का वैल्यू दिया हुआ था, इसमें भी पहले A का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, और इसमें भी पहले A का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये तीनों सेम टाइप का है, इसीलिए हम पहले इन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन दोनों एक टाइप का है, इसीलिए इस दोनों को फिर से एक साथ करेंगे हम लोग, मतलब बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम उसको स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये आप लोग का एक तरह से होमवर्क है या प्रैक्टिस करना है खुद से। सेम प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे A1 दिया हुआ है, A2, A3, A4, A5, फिर A6 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोग A1 बराबर A बराबर -4 लिखेंगे, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो A6 बराबर 6 हो जाएगा, उसको A प्लस 5D लिखेंगे, वहां से D निकलेगा, और इसी तरह से फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्किप कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन में, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ना बना के हम लास्ट वाला बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा टफ भी है। टफ क्या है? टफ तो नहीं है, क्यों नहीं है इसका तो पता नहीं, पर टफ नहीं है। चलिए देखते हैं। A1 जो दिया हुआ है कुछ भी नहीं, A2 जो है 38, A3 जो है वो डब्बा है, A4 जो है वो मेरा फिर से डब्बा है, A5 जो है फिर से डब्बा है, और A जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ 5, 2 नहीं 5। क्यों? क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 जिस पैटर्न पे बनेगा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। तो हम लोग पहले 5 को सॉल्व कर देते हैं और 2 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डाटा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान रखना है कि जो गिवन टर्म्स है दो गो, उसी से हम लोग सारा मिसिंग टर्म्स को निकालेंगे। तो हमारे पास A2 का वैल्यू है कितना? 38। तो A प्लस डी इक्वल टू 38। तो A का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा? 38 माइनस डी, ठीक है। अगेन इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास डाटा गिवन है वो है A6 इक्वल टू -22। अब यहाँ पे A6 को हम लोग A प्लस 5D इक्वल टू -22 लिख सकते हैं। A का वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है ना, क्या है? 38 माइनस डी प्लस 5D इक्वल टू -22। कुछ ज्यादा ही कलरफुल कर दे रहे हैं हम ना, ब्लैक ही अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। 4D इक्वल टू -22, ये इधर आ जाएगा तो -38। तो D का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा -60/4, कैंसिल करेंगे तो -15। ये हमारा निकल के आ गया D का वैल्यू। अब D के वैल्यू से हम लोग को क्या निकालना है? A का वैल्यू निकालना है। अगर A का वैल्यू निकल गया तो सारा वैल्यू निकल गया, है ना। तो A का वैल्यू के लिए हमारे पास जो इक्वेशन था 38 माइनस D था, तो 38 का 38 माइनस और D का वैल्यू है -15। ध्यान रहे एक मेरा इक्वेशन का माइनस है और एक मेरा D का वैल्यू का माइनस है, तो दोनों माइनस को हमको रखना है। ऐसा नहीं कि सर एक माइनस तो था उसको क्यों नहीं रखना है ना, इतना तेज नहीं होना है। +15, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 53। तो ये आ गया हमारे पास A का वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो A का वैल्यू है वो है 53 और जो D का वैल्यू है वो है -5। तो अब हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो सबसे पहला डब्बा है, इसी को हम लोग A बोलते हैं, और A का वैल्यू हमारे पास 53 आ गया, तो ये हो गया मेरा 53। अब निकालना है हमको A3। तो A3 जो होता है, A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं। A का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है -15। तो यहाँ पे 53 माइनस 30 इक्वल टू 23, यानी कि जो अगला नंबर होगा हमारे पास यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। इसके बाद हम लोग A4 निकालेंगे, तो यहाँ पे A प्लस 3D करेंगे, फिर A5 निकालेंगे, और इस तरह करते हुए हम लोग सारा मिसिंग टर्म्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। सेम प्रोसेस करना है, एकदम सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 के इक्वल टू 38 है, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए A2 इक्वल टू 13 हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में एक नंबर का कलेक्शन दिया गया है और आपको बताया गया है कि 3 फिर 8 यानी कि +5 कर रहे हैं, फिर +5 कर रहे हैं, फिर +5 कर रहे हैं, तो कितना बार लिखेंगे, यानी कि विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 78, यानी कि इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग बढ़ते चले तो कौन सा टर्म जो है 78 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, सबसे पहले तो A तो क्लियरली दिख रहा है 3 होगा, फिर हमारे पास D यानी कि A2 माइनस A1, ये है मेरा A1 और ये है मेरा A2, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा टर्म AP होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने बोल रहा है। इसका मतलब हमारे पास n का वैल्यू नहीं है, तो ये फिर क्या है, ये है मेरा an का वैल्यू। तो an इक्वल टू 78।
सॉल्व करते हैं। an का फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लेंगे, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू मेरे पास कितना है 78 इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 प्लस n का वैल्यू नहीं पता 1, d का वैल्यू 5। ये स्टाइल में लिखना है ना। तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 75 बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो 15 × 75 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 16 इक्वल टू n और n इक्वल टू 16 और यही मेरा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग 16 बार इसी सीक्वेंस में अगर हम बढ़ते जाएं यानी कि +5 +5 +5 +5 करते चले तो 16वां जो नंबर होगा यानी कि 16 बार में लिखने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का वैल्यू कितना होगा 78 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। इसमें डाटा दिया हुआ है कि एक एपी में है सब कुछ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। मतलब 7 + 6 किए तो 13 + 6 किए तो 19 फिर +6 करेंगे तो 25 और इस तरह से +6 करते 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 अगर जाए तो कितने बार लिखने के बाद मेरा 205 आएगा। उसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मेरा पहला नंबर है 18 यानी कि A1 18 है। फिर इसमें 2.5 यानी कि 2.5 माइनस हुआ, फिर इसमें भी 2.5 माइनस हुआ, फिर इसके बाद 2.5 माइनस करेंगे, फिर इसके बाद 2.5 माइनस करेंगे और इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो कितने बार में हम लोग -47 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम ये क्वेश्चन बना देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में है, हार्ड भी हो सकता है आप लोग के लिए थोड़ा सा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, हम इसको बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो A1 का वैल्यू है वो 18 हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, A2 का जो वैल्यू है वो है 15.5 जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 15 × 30 + 1 31/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का जो D है कॉमन डिफरेंस कितना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना हो गया 31/2 माइनस A1 18। अब यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे जो कि 2 है। ठीक, 2 को 2 से डिविजिबल करेंगे, यहाँ 31 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 18 जा 36। तो ये आ गया आपका -5/2 है ना। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया। इसके बाद जब भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी बहुत सारा डॉट दिया रहेगा और उसके बाद कोई नंबर दिया रहेगा और उस नंबर में कुछ लिखा नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स या टाइम्स ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो नंबर किसका वैल्यू होगा an का। तो हमारे पास जो an है उसका वैल्यू भी आ गया -47। ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो AP का फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास an का फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले an का वैल्यू कितना -47 इक्वल टू A का वैल्यू 18 प्लस n नहीं पता -1 और D का वैल्यू हो गया -5/2। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब भी आप ये देखेंगे कि इक्वल के LHS और RHS तरफ हम लोग कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इम्प्लाइज दैट साइन का यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना है। इम्प्लाइज दैट साइन को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप वो इग्नोर करते हैं तो आपका वहां पर कुछ मार्क्स कटेगा। वो 0.5 कटे 1 कटे वो पता नहीं, ठीक है, बट वो कटता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। -47, अब ये 18
प्लस में है, इधर आके -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5/2। अब इसको ऐड करेंगे, 8 7 15 के 5 और 5 और 1 6, यानी कि -65। अब एक स्टेप और लिखते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। -5/2। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको पहले n से गुना करते हैं, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है कि फिर उसको शिफ्ट करके प्लस माइनस जो करना है वो करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिना मतलब का आपका क्वेश्चन जो है ना लेंदी हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा आपको खुद ही सॉल्व करने में और टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा हो जाएगा। हमको सिंपल सा क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर वाला ये जो टर्म है इसको इधर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमरेटर वाला है वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब -65 इंटू 2 बाय -5 इक्वल टू n-1। ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं ये करेंगे तो फिर वो टाइम भी कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये कटेगा 13 और ये माइनस माइनस कट गया, तो मेरा इधर हो गया 26। 13 टू जा इक्वल टू n-1, तो ये हो जाएगा आपका 26 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू हो गया मेरा 27। तो यही है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब कि अगर इस सीक्वेंस में हम लोग 2.5 को अगर कंटिन्यू माइनस करते चले तो 27 बार लिखने के बाद जो है हम लोग -47 तक पहुंच जाएंगे। अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक नंबर्स का सीक्वेंस दिया गया है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है और आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे 3 का यानी कि -3 का गैप चल रहा है। तो इसमें ये बोला गया है कि क्या हम लोग -3 इस तरह से कंटिन्यू घटाते चलेंगे तो -150 तक पहुंच पाएंगे। मतलब हमारा कहना यह है कि अगर आप जैसे पहला नंबर 20 है, फिर 18 होगा, ठीक है, फिर 16 है, फिर 14 है, तो इस तरह से अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चले तो क्या हम लोग 1 यहाँ कभी 1 पे पहुंच पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि जब 2 यहाँ पे घट रहा है तो मेरा कभी भी हम लोग 1 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 11 में से 3 घटा तो 8 आया, 8 में से 3 घटा तो 5 आया, 5 में से 3 घटा तो 2 आया, तो फिर 2 से 3 घटेगा, फिर उससे 3 घटेगा, फिर उससे 3 घटेगा, तो क्या हम लोग कभी -150 तक पहुंचेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो ऑब्वियसली हमको पता ही है क्योंकि बना तो हम ही रहे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या डाटा गिवन है? तो सबसे पहला डाटा ये है कि a का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 11, ठीक है। तो फिर a2 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 8। तो फिर d का वैल्यू कितना हो गया? a2 - a1, यानी कि 11 - 8 हो गया आपका -3। ये हो गया हमारा d का वैल्यू। क्वेश्चन में ये बोला है कि चेक वेदर द -150 इज अ पार्ट ऑफ या इज अ नंबर ऑफ इन दिस सीक्वेंस और नॉट। तो फिलहाल के लिए हम इसको मान के चलते हैं कि जो मेरा an का वैल्यू है वो -150 है। इसको फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। और मानने के बाद इसको हम लोग प्रूफ करेंगे गलत। कैसे करते हैं देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है? an = a + n-1 × d। अब an का जो वैल्यू है हम लोग कितना लेके चल रहे हैं? -150। a का वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू है हमारे पास -3। तो यहाँ पे -150 ये इधर आएगा तो -11 = n-1 × -3। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -161 बाय -3 = n-1। इसका पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि कभी भी इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे अपना पैर नहीं मारना है, क्योंकि इसको करने के बाद क्या होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा और फिर कैलकुलेशन भी और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड में करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज करते हैं। 161/3 -1 इधर जाके
प्लस 1 इक्वल टू n हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 61 प्लस 3/3 इक्वल टू n, तो यहाँ हो जाएगा 64/3 इक्वल टू n। और अगर हम इसको डिवाइड देने का कोशिश करें तो अगर यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 15 के 5 बचा 1, फिर होगा 5 चौक 12, यहाँ पे 2/3 इक्वल टू n। ठीक है, अब जो मेरा n का वैल्यू आया है हमारे पास, वो n का वैल्यू अगर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आया हुआ है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, कभी डेसिमल भी नहीं हो सकता है, नहीं कभी फ्रैक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स तो है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो इसमें जब ये 1 है, ये 2 है, कहाँ यहाँ पे 1.5 तो नहीं पॉसिबल है, या फिर 2.5 तो नहीं पॉसिबल है। जो नंबर ऑफ टर्म्स है जनरली वो नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर के टर्म्स में जब हम लोग उसको देखते हैं तो उसको 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नहीं डेसिमल हो सकता है, और नहीं मेरा मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए जो मेरा n का वैल्यू है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस। समझ में आया? तो ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, सिंस n इक्वल टू 14/50 n इज इन मिक्स फ्रैक्शन, therefore -150 is not part of this AP। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी आता, ठीक है, -1 -2 -3 आता तो भी इसका पार्ट नहीं होता, और अगर ये डेसिमल में भी आता तो भी ये इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को ये गिवन है कि A11 जो है उसका वैल्यू 38 दिया हुआ है, और A16 जो है उसका वैल्यू 73 दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि A31 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि A11 कैसे लिखते हैं, A16 कैसे लिखते हैं, A31 कैसे लिखते हैं, ये हम पहले बता भी चुके हैं, फिर भी आज हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे कि ये 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला टर्म A1 है, ये A2 है, ये मेरा A3 है, और ये मेरा A4 है। इसको हम लोग A5 और इसको A6 लिख सकते हैं। ठीक है, A1 का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 2 है। A2 जो है, क्या इसको हम लोग A1 + D लिख सकते हैं? बोलेंगे सर क्यों लिख सकते हैं? तो क्योंकि A का जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 है, और जो D है यानी कि जो डिफरेंसेस चल रहा है वो भी मेरे पास कितना है, 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा, जो कि A2 के बराबर है ना। क्या उसी तरह से A3 को हम लोग A + 2D लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि A का वैल्यू कितना है, 2, और ये 2, और D का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6, जो कि A3 का वैल्यू है ना। तो उसी तरह से क्या हम लोग A4 को A + 3D लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे किसी भी टर्म्स के बारे में पूछे कि A31, A15, A50, A49, A48, 48 जो भी पूछे, हम लोग को क्या करना है, उसमें से एक A को हटा देना है, और जितना टर्म पूछ रहा है उससे एक माइनस करके लिखना है। मतलब कि अगर कोई पूछे A48 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक A ये है फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा, और 48 से एक घटा के हम लोग 47D लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि A100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो A तो मेरा फिक्स है, और 100 में से 1 घटा के हम लोग कितना लिखेंगे, 99D लिख देंगे। ये हम लोग को करना है, ऐसा समझ में। चलिए तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसका समझने वाली बात, क्वेश्चंस में हम लोग को ये दिया गया है कि A11 का वैल्यू 38 है, तो क्या हम लोग इसको A + 10D = 38 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। उसी तरह से
A16 का वैल्यू दिया हुआ है 73, तो एक तो A मेरा फिक्स होगा प्लस इससे एक माइनस करके, यानी कि 50D बराबर 73 लिख सकते हैं। अब आप लोग याद कीजिए चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हम तो नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, बट आप लोग ऑब्वियसली आप लोग के ट्यूशन टीचर स्कूल में या यूट्यूब से कहीं से आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो उसको याद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस है और उसका यूजेस बहुत सारे अदर चैप्टर्स में भी होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, और खास करके एपी में तो होगा ही। इसीलिए तो यहाँ पे ये इक्वेशन मेरा 1 है, ये इक्वेशन मेरा 2 है, ठीक। हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कि एक इक्वेशन का एक वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू हो गया 38 माइनस 10d। इसको इक्वेशन 3 हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन 3 है, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है हम लोग 2 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है क्या, ये है a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 38 माइनस 10d, है ना। a का वैल्यू यहां से हम लोग लिखे, प्लस ये 15d ही होगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग a का वैल्यू पुट किए हैं, और 73 का 73। ये समझ में आया। ये जो है a का वैल्यू है, ये मेरा 15 का 15 है, 73 का 73 इक्वल। आगे बढ़ते हैं। 10 में से 15 जाएगा तो मेरा बचेगा 5d बचेगा, ठीक है। और ये 38 का 38 एज इट इज हम लोग उसको फिलहाल लिख रहे हैं, और इक्वल टू 73 का 73। ध्यान रखना है इम्प्लाइज दैट का साइन, यानी कि ये जो साइन है ये हम लोग स्किप नहीं करेंगे, ये साइन छोड़ने से क्या होता है एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। तो 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38, तो यहां बोल सकते हैं d इक्वल टू 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, 35 बाय 5, ये कट गया, तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 7 आ गया। आई होप कि हम लोग सही कर रहे हो, है ना, सही हुआ। d का वैल्यू -10, हाँ ठीक है, इसमें आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको निकालना है 31 टर्म। अब 31 टर्म्स में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 31 टर्म को हम लोग अगर ब्रेक करके लिखते हैं a31, है ना, तो इसको लिखना होगा a प्लस 30d, है ना। तो अभी तो मेरे पास d का वैल्यू तो मेरे पास है, बट a का वैल्यू कहाँ है, नहीं है, तो इस d का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसमें पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू डी का वैल्यू 7, तो यहाँ हो जाएगा 38 माइनस 70, तो 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 32 माइनस 32, ये आ गया मेरा a का वैल्यू, ठीक है। अब a भी आ गया, d भी आ गया, अब हमको निकालना है 31, तो 31 हम लोग यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 31 में यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, a का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210, तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे 210, तो 10 में से 2 गया तो 10 में से 30 घटाते हैं ना, 280 90 यानी कि 178, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 178 समझ में आया, आई होप आ ही गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम पढ़ा रहे हैं तो आना ही चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एपी है, उसमें टोटल 50 टर्म है,
जिसमें कि आपको A3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म का वैल्यू जो है कि 106 दिया हुआ है। आपको बताना है 29 टर्म्स का वैल्यू कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट टर्म को हम 150 A50 लिखे हुए हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं? मान लेते हैं कि एक लाइन में टोटल 50 बच्चा है। ठीक है, टोटल 50 बच्चा है। सबसे पोजीशन में जो लड़का खड़ा है, सबसे लास्ट पोजीशन में जो लड़का खड़ा है, यानी कि 50वें पोजीशन में जो लड़का खड़ा है, उसका नाम कृष्णा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50वीं पोजीशन में है उसका नाम कृष्णा है, जो लास्ट पोजीशन में जो होगा उसका भी नाम कृष्णा होगा, क्योंकि एक लाइन में जब 50 बच्चा है तो 50वां पोजीशन ही लास्ट ऑप्शन लास्ट होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म को और A50 को दोनों को बराबर रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो उससे रिलेटेड है, तो सेम टाइप से ही बनेगा, तो फिर भी हम बना ही देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। इसको A3 को A+12D लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2D लिखना है। ठीक है, इक्वल टू 12। उसी तरह से A50 को हम लोग A+49D इक्वल टू 106 लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, A+2D इज इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस 2D, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 3, तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 का वैल्यू को 2 में पुट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से ही तो निकाल के हम लोग ये वैल्यू लाए ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इक्वेशन जो है 3 वो A+49D इक्वल टू 106 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको A का वैल्यू 12 माइनस 2D, है ना, ये है मेरा A का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग का आगे जो है बचा क्या है, 49D बराबर 106। समझ में आया ये चीज कि 12 माइनस 2D जो है ये A का वैल्यू है, जो कि इक्वेशन 3 का है। ये प्लस का प्लस, 49 का 49 और ये 106 का 106। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 2D से 49D माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 47D इक्वल टू 12 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 106 माइनस 12, तो यहाँ पे 47D इज इक्वल टू 94 और D इक्वल टू 94 बाय 47, ये आपका कट के आएगा 2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास D का वैल्यू आ गया है, लेकिन अभी हमारे पास A का वैल्यू नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है A29 का वैल्यू। तो जब A29 हम लोग लिखते हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में A+28D लिखेंगे। तो हमारे पास D का तो वैल्यू आ गया पर A का वैल्यू नहीं आया है। तो फिलहाल हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं, और A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पुट करते हैं D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, है ना। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो A बराबर 12 माइनस 2D, तो 12 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर A का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पुट करते हैं A और D का वैल्यू। तो A का वैल्यू हो गया 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू हो गया 2, तो 8 दूनी 16 के 6, 4 और 1 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा मेरा 64। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है मेरा आंसर है A29 का। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक AP है जिसका थर्ड टर्म 4 है और 9 टर्म माइनस 8 है, तो कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0।
ठीक है, इसका मतलब वो an का वैल्यू दिया, यानी कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब कौन सा टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता, तो n का वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। तो आइए एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है वो है a3, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और नीचे दिया हुआ है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के टाइप में आ गया है ना, a और d। उस क्वेश्चन में जब लीनियर इक्वेशन बनाते हैं हम लोग तो वहां पे क्या होता है, x और y, यहाँ पे a और d है, सिर्फ अल्फाबेट चेंज हुआ है, प्रोसेस आर सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, है ना। इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त ये होता है कि a प्लस 2d जो है वो इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू 4 माइनस 2d, ये है हमारा इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में जब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है, पहले इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब इसमें हम लोग a का वैल्यू को पुट करेंगे, तो a का वैल्यू कितना है मेरा, 4 माइनस 2d प्लस, ठीक है, a माइनस 4d प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये जो हम यहाँ पे ब्लू रंग से लिखे हुए हैं, ब्लू कलर से, ये a का वैल्यू है जो कि यहाँ से उठाए हैं, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 8 में से 2 गया तो 6d इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -8 और ये इधर आएगा तो -4, तो d इज इक्वल टू -12/6, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका -2, d का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। क्या हम लोग के पास a का वैल्यू है, नहीं है, तो a निकालते हैं, तो पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, जब 3 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 3 हमारे पास है क्या, तो इक्वेशन 3 है a माइनस 4d, नहीं सॉरी कभी कभी गड़बड़ा आ जाते हैं, 4 माइनस 2d, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इंटू d का वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 4, नहीं यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 8, तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग को AP का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे बना देते हैं। an का जो फॉर्मूला होगा वो होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में बोला है कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब an का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, a का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट यहाँ से निकाले 8 हो जाएगा, n हम लोग को नहीं पता, और d का वैल्यू जो है कि हम लोग का आया -2, तो यह -2 हो जाएगा, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -8, ये इंटू से इधर आके आ जाएगा -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये दोनों कट गया, तो यहाँ आ गया आपका 4, ये इधर जाके +1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 5, और ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो यानी कि इसको अगर हम कंटिन्यू करते चले, यानी कि अगर पहला टर्म मेरे पास क्या है 8 है और डिफरेंस कितने का है -2 का, तो अगर हम उसमें 5 बार यानी कि 8 में 5 बार -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 0। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का खत्म हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस पे जो होगा क्वेश्चन नंबर गेस कीजिए। और प्लीज आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो एटलीस्ट कमेंट में आप लोग बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस का
या क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन का अप्रोच करने का या फास्ट पढ़ाने का, जो भी है आप कमेंट में कीजिए ताकि हम थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट करके आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। ठीक है, तब में ये दिया गया है कि जो 17 टर्म ऑफ एपी है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, यानी कि जो 17 टर्म्स का वैल्यू होगा और जो 10 टर्म का वैल्यू होगा, तो 17 टर्म जो है 10 टर्म से 10 बड़ा है, सॉरी 7 बड़ा है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा। समझ में आया कि जो 17 टर्म्स का जो वैल्यू है, सपोज अगर 17 टर्म का वैल्यू 12 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, दोनों में बीच में 7 का डिफरेंस आ जाएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको स्पेंड करते हैं। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि A17 को हम लोग A+16D लिख सकते हैं, ये माइनस का माइनस, और A10 को हम लोग यहाँ पे A+9D भी लिख सकते हैं। ठीक है, भी क्या यही लिखना ही है, तो A+16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो ये A और A कैंसिल हो जाएगा, तो 16D में से 9D माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे D इक्वल टू 7/7, ये कैंसिल होकर वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि जब 17 टर्म्स 10 टर्म से 7 एक्सिस्ट करता है तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, और वो कॉमन डिफरेंस मेरा 1 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस एपी में कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा 54th टर्म का वैल्यू, और उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए A और D, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A वो 3 दिया हुआ है, A2 जो है वो 15 है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब निकालते हैं 54 टर्म। तो 54th टर्म जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं A+53D। A का वैल्यू है 3 प्लस 53 इंटू 12, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 53 इंटू 12 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 5, यहाँ हो जाएगा 6 3 6, यानी कि 636। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 639, और ये जो है हमारा A54 टर्म का वैल्यू है। अब यह क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म 54 से 132 ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, जो नया A1 बन के निकलेगा वो होगा 369 प्लस 132, तो 9 और 2 11 के 1, 3 और 3 6 और 1 7, और यहाँ पे 7, यानी कि मेरा जो an का वैल्यू है वो 771 है। ऐसा इसीलिए कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 54 से कौन सा टर्म का मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में नहीं पता, यानी कि हमको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो ये किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, an हमको फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो किसका होगा, an का होगा। तो an का वैल्यू आ गया मेरे पास, a का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है 3, और d का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 12 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारा n टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 771 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 12। ठीक है, तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12।
तो इसको माइनस करेंगे, 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू n-1। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्वेश्चन एक स्टेप बढ़ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो जब भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा डिफरेंस, उसको सीधा इधर ले आके डिवाइड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम लोग काटते हैं तो 12 25 60, 12 चौक 72, यानी 6 बार में आ जाएगा। 72 बचा 4 8, 12 चौक 48 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू 65, यानी कि 60 नंबर ऑफ टर्म्स जो है 65 जो है वो वैल्यू होगा जो उसके 54 से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो अलग अलग एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, और उन दोनों एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो उस एपी के 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों एपी का 1000 टर्म का जो वैल्यू होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, और स्टेटमेंट हम पहले से लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए कि चूंकि दो एपी है और दोनों अलग अलग एपी है, तो दोनों का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक के फर्स्ट टर्म को स्मॉल लेटर से कंसिडर कर रहे हैं और दूसरे के फर्स्ट टर्म को कैपिटल लेटर से डिफरेंस ये कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों एपी का जो डिफरेंसेस है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो सेम है, इसीलिए दोनों एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी से ही हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि फर्स्ट टर्म जो है दो अलग अलग लेटर को यूज कर रहे हैं, पर कॉमन डिफरेंस के लिए एक ही, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों कंडीशन में सेम है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100 टर्म ऑफ एपी, यानी कि दोनों एपीज का जो 100 टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 से। तो डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म ऑफ एपी इज 100, तो इसीलिए पहला एपी का 100 टर्म A100, दूसरे एपी का 100 टर्म A100, यानी कैपिटल A100, ये 100 हुआ। इसको हम लोग A प्लस 99D लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, इसको भी हम लोग कैपिटल A 99D लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस प्लस कटने के बाद फाइनली मेरे पास जो आएगा निकल के वो स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन ये आपको डाटा यहां तक दिया हुआ था, हमको ये पूछा जा रहा है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब एक एपी का जो 1000 टर्म का वैल्यू है और दूसरे एपी का जो 1000 टर्म का वैल्यू है उसका डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दोनों का 1000 टर्म को लिख के रखे हुए हैं। तो पहला केस में यहाँ पे क्या होगा, A प्लस 999D माइनस फिर A प्लस 999D। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आया A माइनस A, यानी कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A, और स्मॉल a माइनस कैपिटल A का वैल्यू मेरे पास कितना था, 100 था, तो इसके जगह पे हम लोग जो है 100 लिख सकते हैं, है ना। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि AP का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, इसके पहले सारा क्वेश्चन हम चैप्टर 5 का 5.1 और 5.2 का बाकी क्वेश्चन सारा अपलोडेड है सीक्वेंस में। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिए। फिलहाल हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं, यानी कि 3 अंकों के कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है, 7 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 3 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं और कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो हम यहाँ पे एक लिखे हुए हैं, तो 3 डिजिट का जो पहला नंबर होगा वो होगा 100। क्यों? क्योंकि 100 से पहले 99 और 99 है तो डिजिट, है ना। तो ये 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट का, और खत्म कहाँ होता है 99999, मतलब 3 ही गो 9 पे, और ये खत्म यहाँ पे हो रहा है। तो हमको ये पता करना है कि
इतना सारा संख्या में से यानी कि 100 से लेकर 999 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो चूंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, पहला। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, तो यहां पे हमको चाहिए an और a। क्यों? क्योंकि हम पहले भी ये चीज बता चुके हैं कि जब लास्ट में किसी नंबर के साथ कोई टर्म्स, टाइम्स, ये सब कंडीशन कुछ अप्लाई नहीं लिखा होता है, तो वहां जो लास्ट में वैल्यू निकल के आता है वो वैल्यू होगा an का। तो अब हम लोग करते हैं a करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को a खोजना है और an खोजना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले a खोजने के लिए हम लोग को क्या करना है। तो a खोजने के लिए जो सबसे छोटा नंबर है यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि 7 इज डिविजिबल, 7 का ही डिविजिबल नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है, इसीलिए। तो 7 1 जा 7, यहाँ हो गया 3 0, 7 4 जा 28, यहाँ बचा 2, है ना। तो a निकालने का जो फॉर्मूला होता है मेरे हिसाब से, जो हम बना के रखे हुए हैं अपने हिसाब से, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 100 यानी कि इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड में ऐड करना है इन दोनों का डिफरेंस को, यानी कि रिमाइंडर और डिवाइजर का। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझे तो 7 - 2, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 105। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा सेम चीज करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा और जिस नंबर से वो डिविजिबल होगा हम लोग उससे भाग करेंगे। भाग करने के बाद ये जो डिविडेंड है वो हमेशा फिक्स रहेगा, और डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और ये करने से हम लोग को जो वैल्यू मिल के आएगा वो होगा मेरा फर्स्ट टर्म का, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 105। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं an के लिए। तो an के लिए भी सेम प्रोसेस है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 5। तो जो an निकालने का जो प्रोसेस होगा, वो तरीका होगा, वो an इक्वल टू होता है आपका कि डिविडेंड से, यानी कि 999 डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस करना है। आई बात समझ में? इस तरह का क्वेश्चन के लिए, यानी कि 10 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है, या 200 से 500 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो इस तरह का क्वेश्चन में जो लोएस्ट नंबर है और हाईएस्ट नंबर है, दोनों को डिविजिबल वाले नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद डिविडेंड फिक्स है, जब हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का डिफरेंस को यहाँ ऐड करेंगे, तो मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया। और an यानी कि लास्ट टर्म जब निकालना है तो उसी तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको डिविडेंड से माइनस करेंगे, जो आएगा वो मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो an का वैल्यू आ गया वो आ गया 994। तो अब हमको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग को nth टर्म का फॉर्मूला पता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू हो गया 994, a का वैल्यू हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 यानी कि d। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये घटाते हैं इसको, 14 में से 5 गया तो 988। ठीक है, 988 हो गया। अब ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1। तो इसको हम लोग काटते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ बचा आपका 1 18, 7 2 जा 14, बचा 4 9, 7 7 जा 49, यानी कि ये हो गया 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 28 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू आ गया मेरा 28। ये हो गया मेरा
आंसर। इम्प्लाइज दैट का साइन कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, इम्प्लाइज दैट का साइन कभी भी नहीं भूलना है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। फिर से बता रहे हैं कि जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में कितनी संख्याएं किसी संख्या से डिविजिबल है ये फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आपको सबसे पहले वो नंबर्स का जो लोवेस्ट नंबर है उसको डिविजिबल वाले नंबर से डिवाइड करना है, वहां पे डिविडेंड प्लस डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को वहां पे प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, रिमाइंडर को इससे माइनस करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10 से लेकर 250 यानी कि 150 नहीं 250 250, ठीक है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था और अभी फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो डिविजिबल नंबर होता है यानी कि कितनी संख्याएं 4 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सॉरी 4 से था तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको चुनना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट टर्म पे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। द फर्स्ट टर्म विल बी 12, व्हाई, बिकॉज 10 डिविजिबल नहीं है, 11 डिविजिबल नहीं है, 12 इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब आते हैं 250 में। तो हम लोग इसको प्रोसेस के माध्यम से सीख चुके हैं। तो 250 को हम लोग 4 से डिविजिबल करेंगे, 6 चौके 24, ठीक है, हाथ में बचा 1, इसको हो गया 0, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 2। तो हम लोग को an निकालने के लिए क्या करना था, ये जो डिविडेंड है इससे हम लोग माइनस करेंगे रिमाइंडर को, और मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा यानी कि 250 से रिमाइंडर को माइनस करेंगे 2, तो मेरा an का वैल्यू आ जाएगा 248, ठीक है। तो सारा डाटा हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब वो कितनी संख्याएं हैं इसमें, इसके बीच में जो 4 से भाग लगेगी यानी कि डिविजिबल होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के पास नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे पास an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू दिया हुआ है 248, a का वैल्यू 12 प्लस n नहीं पता, d 4। तो यहाँ पे 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 से माइनस करेंगे तो 236 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ से इसको काटते हैं तो 5 तक 20 बचा 3, 6 36, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 60 इज इक्वल टू n और n इक्वल टू 60। तो 60 यानी कि हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 60। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 250 के बीच में टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं, 60 ऐसे नंबर्स है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। है समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको 2 AP दिया गया है और वो एक AP जो है दोनों, एक 63, 65, 67 है और दूसरा जो AP है वो 3, 10 और 17 है। तो ये दोनों AP को जब हम लोग इधर एक्सटेंड करते जाएंगे, यानी कि अगर इसको हम बढ़ाते चले इस तरह से कि ये आपका 69, फिर ये 24, फिर ये हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा आपका 31। तो इस तरह से जब ये बढ़ते जाएगा तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जहां पे दोनों जो नंबर है सेम हो जाएगा, यानी कि ये जो बढ़ते जा रहा है और ये जो बढ़ते जा रहा है, किस टर्म में दोनों का नंबर्स का जो वैल्यू होगा वो सेम हो जाएगा, किस टर्म में, यानी कि हमको वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग के पास फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू 63 मिल गया, और अगर आप d दिखेंगे कॉमन डिफरेंस तो वो मेरे पास कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह से इसका भी फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया,
और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी हो जाएगा वो मेरा 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोनों का टर्म्स का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसका जो nth का टर्म होगा ये दूसरे के nth टर्म के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग 1 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग 1 1 और ये 2 2। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये a2 का मतलब कुछ और नहीं, ये सेकंड AP का फर्स्ट टर्म ही है, इसको a प्लस डी नहीं समझना है, ठीक ना। तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 63 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं पता, d का वैल्यू कितना हो गया 2, और a2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू हो गया 7। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको ये करते हैं तो ये 65 इक्वल टू 5n, तो मेरा n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 65/5 इज इक्वल टू 13। ये मेरा आंसर होगा। मतलब ये हुआ कि 13 टर्म्स जो है, यानी कि इसका जैसे कि यहाँ 3 टर्म्स लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करते करते हम 13 बार लिखेंगे, और इसको भी एक्सटेंड करते करते हम 13 बार लिखेंगे, तो 13 बार में जो भी नंबर्स आएगा वो दोनों नंबर का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग को दिया गया है कि a3 का वैल्यू जो है 16 है, और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि जो 7 टर्म्स है वो 5 टर्म्स से 12 एक्सीड्स करता है। मतलब क्या कि जो 7 टर्म्स का वैल्यू है और जो 5 टर्म्स का वैल्यू है, उन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो 7 टर्म्स का वैल्यू जो है 5 टर्म्स से 12 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि a7 एक्सीड्स बाय 12 फ्रॉम ये आपका a5। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हम लोग को बस सॉल्व करके इसका बाकी निकालना है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं कि a3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ पे a7 को हम लोग a प्लस 6d, ये इक्वेशन 1 हो गया, और माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। ध्यान ये रखना है कि ये जो a5 है इसका वैल्यू a प्लस 4d होगा, ये तो ठीक है, पर हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि इस माइनस को सिर्फ a के सामने लिख के ब्रैकेट नहीं देते हैं, है ना। और जब ब्रैकेट नहीं देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो माइनस होना चाहिए ये प्लस में रह जाएगा और आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर ही पहली बार में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो माइनस है ये दोनों के लिए होगा, ना कि सिर्फ ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ ए का वैल्यू कट गया, तो ये 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, d का वैल्यू आ गया। अब इस d का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो मेरा हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू आ गया, मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन में जो भी आपको बोल रहा है आप वो इसको इजीली खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, बाकी ये आप लोग के लिए है, इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिए।
ये बोला गया है, और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि बाकी में क्या हो रहा था कि हम लोग शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें क्या होगा ना, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स होंगे। मतलब क्या कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। मतलब कि आपको ये लास्ट वाला टर्म से काउंट करते हुए रिवर्स आना है और बताना है कि इधर से जब हम लोग रिवर्स आएंगे यानी कि ये फर्स्ट होगा, उसके पहले वाला, जैसे कि 5 का गैप चल रहा है ना हम लोग का, तो इसको अगर हम करेंगे तो 248 दूसरा नंबर होगा, फिर इसके बाद 243 तीसरा नंबर होगा, और इस तरह से अगर हम लोग घटते घटते आएंगे तो जब 20th टर्म में हम लोग पहुंचेंगे तो वो एपी का यानी कि टर्म का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन में लास्ट टर्म से बोला जा रहा है एपी का, ठीक है, तो हम लोग जो है ना लास्ट से ही शुरुआत करेंगे। तो लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, और ए का वैल्यू मेरे पास हो गया 253। समझ में आ गया। सेकंड, दूसरा क्या है कि अगर हम लोग इधर से इनिशियल से देखें, यहां से अगर देखते हैं तो मेरे पास जो ए का वैल्यू हो गया वो हो जाएगा 3, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और a2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो मेरे पास 8 हो जाएगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो 5 होगा। बट चूंकि हम लोग लास्ट से ले रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस इधर से पॉजिटिव हो रहा है, तो जब हम लोग इधर से आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली दिख क्या आ सकता है कि अगर इसको हम फर्स्ट टर्म मान रहे हैं तो ये मेरा 248 सेकंड टर्म होगा, और जब ये सेकंड टर्म होगा तो जब हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 नहीं -5 होगा। तो जो मेरा यहाँ पे d होगा वो हम लोग लिखेंगे -5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लास्ट टर्म से ले रहे हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका हम समझा रहे हैं। इनिशियली से हम लोग पहले देखेंगे, अगर यहाँ से +5 है तो लास्ट से लेंगे तो -5 होगा। इधर से अगर +3 हो रहा है तो इधर से -3 होगा। ठीक है, अगर इधर से -3 हो रहा है तो इधर से +3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम रहेगा। स्टार्टिंग से देखेंगे प्लस है तो लास्ट टर्म तरफ से माइनस लिख देंगे, स्टार्टिंग से अगर माइनस है तो लास्ट वाले से प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में लास्ट से हमको 20 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो मेरे पास जो n का वैल्यू है वो तो मिल ही चुका है, 20 टर्म। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, फॉर्मूला वही लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का, फॉर्मूला है an = l माइनस या प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे l का वैल्यू कितना है, l मतलब यही फर्स्ट टर्म 253 है ना, प्लस n हो गया आपका 20 -1 इंटू -5, तो हो गया 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 -95, तो 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5, 1। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म। समझ में आया। लास्ट टर्म से जब भी बोलेगा तो जो लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा वो मेरा A हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म का जो वैल्यू हो गया वो मेरा A हो गया। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग लास्ट टर्म के लिए उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे उसको, और जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो आपका क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, तो उसमें तो हमको टेंशन है ही नहीं। बाकी जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बट हम लोग इसको एल में क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म को हम लोग जो है ना एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया गया है कि सम ऑफ 4th term and 8th term is 24 and sum of 6th term and 10th term is 44। तो आपको फाइंड करना है स्टार्टिंग का फर्स्ट 3 AP। तो चलिए शुरुआत करते हैं। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर जो लिखना है लिखिए, लेकिन जो नहीं A + 3D, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A + 7D = 24। आगे बढ़ते हैं A2 नहीं 2A है ना, 3D + 7D 10D = 24। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, A + 5D = 24
4, 2 का टेबल में 1 बार में आता है इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 2 का टेबल में 10 5 बार में आता है इसलिए 5 लिख दिए। इसको हम लोग करते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2, क्योंकि ये इनटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो मेरे पास आएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस 5d, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं भी आया तो फिर से आ जाएगा, बताएंगे फिर से, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 5d, इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 14d। कैसे? 5 प्लस 9 14, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 44। यहाँ भी तुम सेम तरीके से कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, है ना? तो ये जो है मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक ना? अब क्या करना है हम लोग को, ये अब कंसेप्ट जो है ना, ये आ गया है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर 3 का, जहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपका वो चैप्टर क्लियर है तो आई थिंक कि यहाँ के बाद आपको खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होता है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो मेरे पास 2 है वो है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो a की जगह पे मेरे पास वैल्यू है 12 माइनस 5d। तो 12 माइनस 5d ये a का वैल्यू हुआ, है ना? ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये a की जगह पे लिख रहे हैं, a का रिप्लेसमेंट है। प्लस ये 7d का 7d हो गया इक्वल टू 22 का 22। इसको हम लोग हटाएंगे, d से माइनस होगा तो 2d इक्वल टू 22, और ये इधर आके जाएगा तो माइनस 12। तो यहाँ पे 2d इज इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5, है ना? ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। और इस d का वैल्यू को जब इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करने वाले हैं तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो a प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 22। तो a इक्वल टू 22 माइनस 35। तो मेरे पास a का जो वैल्यू आ गया वो माइनस 13 आ गया, है ना? 8 5 13। अब यहाँ पे चूंकि a का वैल्यू मेरे पास 13 निकल के आ गया तो हमको क्वेश्चन में 3 टर्म्स निकालने बोला है, a1 a2 और a3। तो हमको पता है जो a1 होता है ना वही a होता है, और वही जो है कि उसका वैल्यू मेरे पास माइनस 13 आ चुका है। हमको a2 निकालना है, तो a2 का वैल्यू क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस d, यानी कि माइनस 13 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस 8। और फिर निकालना है a3 इक्वल टू माइनस a3 बराबर a प्लस 2d। तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 बराबर माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सुब्बा राव है, ठीक है, जो किसी कंपनी में काम स्टार्ट करते हैं और उनका जो एनुअल सैलरी होता है स्टार्टिंग में सबसे पहले वो होता है 5,000 रुपया, और पर ईयर जो है उनका 200 रुपया करके इंक्रीमेंट होते जाता है, यानी कि उनको सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो कितने दिनों के मतलब कितने सालों के बाद अगर वो 5,000 में स्टार्ट कर रहे हैं, हर साल उनका 200 रुपया बढ़ेगा, तो कितने साल के बाद वो जो है 7,000 के सैलरी में पहुंच जाएंगे? ये है आपका क्वेश्चन। तो ये तो आप उंगली में भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 5200, फिर 54, फिर 56, फिर 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 70, 10 साल के आसपास का। ठीक है, बट हम लोग को क्या देख करना है, हमको यहाँ पे ओनली नहीं, हम लोग को यहाँ पे
पेपर में सॉल्व करके दिखाना है, इसलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका स्टार्टिंग सैलरी क्या था, 5000। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो हो गया 5000, ठीक है। सेकंड में उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा था। हर साल कितने का हो रहा था, 200 रुपए का। तो इसका मतलब डी का जो वैल्यू हो गया 200 रुपया। अब फाइनली वो कहाँ तक पहुंच रहा है, 7000 तक। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने सालों में 7000 तक पहुंचेगा, यानी कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी कि हमको एन का वैल्यू नहीं पता, और क्वेश्चंस में ये 4 डॉट के बाद कोई नंबर दिया रहा है और साथ में कुछ नहीं लिखा रहा है, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, ए एन का करते हैं। और वैसे भी आपको लास्ट में कहाँ पहुंचना है, यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए एन का वैल्यू कितना है मेरे पास, 7000 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5000, एन हमको नहीं पता, एन प्लस और डी का वैल्यू हो गया 200। तो अगला स्टेप में 7000 ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5000 और इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1 200 का 200। बच्चों फिर से हम एक बार आपको बोलेंगे कि कभी भी जब n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। करने से क्या होगा, एक तो 1-2 स्टेप इंक्रीज कर जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कैलकुलेशन में भी फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे घटाएं, 2000 हो गया, ठीक। ये इनटू में है, बाई में आ जाएगा 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। आप देख सकते हैं यहाँ 2 0 कटा, ये 2 से 20 गया तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10 इक्वल टू n माइनस 1, तो 10 इक्वल टू n इक्वल टू 11, है ना। तो ये हो गया मेरा n का वैल्यू 11, यानी कि 11 साल के बाद जो है वो इंसान अपना 7000 का सैलरी को अचीव कर लेगा। स्टार्टिंग में जब हम उंगली में कर रहे थे वो 10 एक्चुअल में हम गलती से बोल दिए थे, या कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए, बट इसीलिए ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है हम लोग को भी। हम लोग को ऑन पेपर सही से कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट में छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे कि 7 साल के बाद सुब्बा राव का जो सैलरी होगा वो 7000 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक लड़की है जिसका नाम है अनारकली या रामकली, जो भी है, तो वो वीकली जो है कुछ पैसा सेव करने का डिसाइड करती है। तो वो क्या करती है, फर्स्ट वीक में वो 5 रुपया सेव करती है, और उसके बाद वो हर वीक में 1.75 का इंक्रीमेंट करते जाती है, ठीक है। और कुछ हफ्तों के बाद जो है कि फाइनली इस अमाउंट तक वो पहुंच पाती है। तो आपको ये बताना है कि कितने वीक्स में वो इस अमाउंट को टच कर पा रही है या अचीव कर पा रही है, ठीक है। तो इसके लिए पहला वीक में उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 5 था, तो पहला 5 हो गया। उसके बाद वो हर वीकली कितना इंक्रीज कर रही है, तो 1.75, ठीक है। और लास्ट टर्म का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 20.75, और हमको बताना है कितने वीक में, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हो गया 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू हो गया 1.75। तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 15.75, और ये इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको करना है हमको डिवाइड, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 175 को करके हमको चाहिए, तो 175 को कितना बार करेंगे तो ये आएगा, तो 7 बार करके देखें। तो 7 से 7 25 35 के 5, 7
7 से करेंगे 7 49, नहीं डिवाइड करते हैं ना, चेक करके इतना झमेला क्यों करना है। तो 135 75 बाय 175, 25 से काटते हैं, 25 7 125 और 25 से करेंगे तो 25 से 150, ये होगा ना 150 के तो 50 7 5 73 यानी कि 63 हो जाएगा। नहीं 63 कैसे होगा, नहीं 63 नहीं होगा ना। हाँ तो ठीक है 63, हाँ यहाँ सही हुआ 63 हो गया। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो मेरा 9 हो जाएगा, यानी कि इसको जब हम लोग पूरी तरह से काट रहे हैं तो मेरे पास 9 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो मेरा जो वैल्यू होगा 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो 10 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 10 और ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि 10 सप्ताह के बाद वो लड़की अनारकली कुछ मतलब 5 रुपए से स्टार्ट करके 20 रुपए 75 पैसे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से 5.3 एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज ना करके कुछ आपके बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई को बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होता है मैथ्स में, वो सब हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए और जहाँ भी कोई वीडियोस में कोई प्रॉब्लम दिखता है या साउंड को लेके या मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन को लेके या और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को लेके, ठीक है, तो वो आप कमेंट पे लिखते रहिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सके, सुधार कर सके, ताकि आपको आने वाले समय में आपको तो ना सही पर आपके जो छोटे भाई बहन जो भी आएंगे उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।